this war will only end through talks. We seek a peace agreement in which the Afghan Taliban would be included in a democratic and inclusive society. The peace through political reconciliation, it will first serve Afghanistan and Pakistan also. Well, we'll try again. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। नाज़रीन, प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं सैयद मुश्तबा, जबकि पाकिस्तान में स्काइप से हमें यहां पे ज्वाइन कर रहे हैं राजा ज़ीशान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इस हफ़्ते होने वाले चंद अहम वाक़यात की और इनके मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा भी लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बरतानिया की, जहां पर हर आने वाले दिन के साथ ब्रेग्जिट के बारे में बहस शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अगरचे ये बहस हो भी रही है, इसमें शिद्दत भी आ रही है, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह लाहे अमल सामने नहीं आ सका कि ब्रेग्जिट के आगे के मामलात किस तरह से तय पाएंगे। ब्रेग्जिट मामले का आगाज़ हुआ 2016 में, जब एक रेफरेंडम के ज़रिए से तकरीबन 52% अफराद ने, यहाँ बरतानिया में रहने वाले अफराद ने इस बात का फ़ैसला किया कि वो यूरोपीय यूनियन से अलहदा होना चाहते हैं और इस यूनियन का मज़ीद हिस्सा नहीं रहेंगे। और इसके बाद इस बात का फ़ैसला किया गया कि 29 मार्च 2019 को बरतानिया बाकायदा तौर पर यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा। अगरचे रेफरेंडम भी हो गया और इस बात का फ़ैसला भी हो गया कि बरतानिया इस इत्तेहाद से निकल जाएगा, लेकिन अभी तक इस तारीख के बहुत करीब आने के बावजूद ये इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो पाया कि मुआहदे से जो बरतानिया और यूरोपीय यूनियन एक दूसरे से अलग किस तरह से होंगे, किस कानून के तहत अलग होंगे, वो कौन सी इस तरह की शिकें होंगी जिसके ज़रिए से ये दोनों जो ये इत्तेहाद है इससे बरतानिया अपने आप को अलग करेगा। हमने देखा कि मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए, पार्लियामेंट के अंदर भी बहस हुई, यूरोपीय यूनियन के साथ भी मुज़ाकरात के मुख्तलिफ़ अदवार होते रहे, हर जगह एक दूसरे को मनाने की कोशिशें करती रही, मुआहिदे भी हुए, उसके ऊपर डिबेट भी हुई, लेकिन बज़ाहिर यही नज़र आता है कि अभी तक बरतानिया में जो तकसीम है, ख़ुसूसी तौर पर ना सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बल्कि ख़ुद हुकूमती बेंचों में भी और अपोजिशन अरकान के दरमियान भी, कि वो किसी एक वाज़ेह मौक़िफ़ को अभी तक नहीं अपना सके। और ये जो तारीख़ है बहुत करीब है, अब 29 मार्च, जिसमें बरतानिया को अलग हो जाना है यूरोपीय यूनियन से। इसी से आगाज़ करते हैं, ज़ीशान को अपने साथ सबसे पहले शामिल करते हैं। ज़ीशान, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपसे ही आगाज़ करते हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत करीब है ये तारीख़ 29 मार्च की, लेकिन अभी तक इबहाम है, आखिर ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम अहमद शाहीन साहब, अस्सलाम वालेकुम शादी। देखिए, बात ये है अहमद के ये मसला जो है, अब ये बरतानिया में एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो है ये बनता चला जा रहा है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें अवाम ने जो फैसला एक दिया था, अवामी राय जैसे जिसका आपने जिक्र इब्तदाई में भी किया है कि 52% का रेशो जो आया था, जो कि लीव का 48% जो है वो रिमेन के हक में थे, तो ये एक बहुत क्लोज मार्जिन था। अब वक्त के साथ साथ लोगों ने ये रियलाइज भी किया है कि इसमें बहुत सारी पेचीदगियां जो हैं वो भी सामने आ रही हैं, जिसमें हमने देखा है कि जो आयरिश जो बैक स्टॉप है, जो बॉर्डर्स के हवाले से जो पेचीदगियां हैं वो सामने हैं। इसी तरह से सिंगल मार्केट के इश्यूज का जो है वो सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कस्टम यूनियन जो है वो बात सामने आ रही है। अब प्राइम मिनिस्टर जो है इस वक्त उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, और हमने देखा है कि जैसे जुमेरात के रोज भी एक जो मोशन सामने आई है, 303 का रेशो जो है वो एक जानिब था, यानी वो उसके जो जिसमें ये बात की गई थी, जो उनके नेगोशिएशंस जो हैं उसके हवाले से उन्होंने एक मरतबा फिर से पार्लियामेंट को एतमाद में लेने की कोशिश की, कि जिसमें वो नाकाम रही हैं अब तक। अब उनको एक बार फिर से ब्रसल्स में जाना पड़ेगा, उनको एक बार फिर से यूरोपियन यूनियन को अपने जो है इस हवाले से अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए जो मसला आ रहा है वो आयरिश बॉर्डर का आ रहा है। उनकी अपनी जो इत्तेहादी जमात है DUP, जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड की एक जमात है,
उन्होंने भी उनका साथ हमने देखा है कि वो हालिया अरसे में नहीं दिया है। यही वजह है कि ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इशू जो है दरअसल ये इस वक्त यहाँ पर आके बॉर्डर लाइन का है क्या। बॉर्डर लाइन का इशू ये है कि जो जिशान, ये तो बॉर्डर लाइन का इशू भी है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसके बारे में देखेंगे। पहले जो आगाज़ जिस तरह से आपसे इसके बारे में राय ली, मैं ज़रा मुश्तबा साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेता हूँ। मुश्तबा साहब, जिशान साहब ने भी इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि बरतानवी वज़ीर आज़म जो कोशिशें कर रही हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर जो अभी हाल ही में वोटिंग हुई है वो उसमें कामयाब नहीं हो सकी। वो सर तोड़ कोशिश कर रही हैं। एक जानिब वो बरतानवी जो अपनी हुक्मरान जमात है उसके अरकान से मिल रही हैं, उनको कायल करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि यूरोप में भी वो जो है मुज़ाकरात भी कर रही हैं, वहाँ भी गुफ्तो शनीद का सिलसिला जो है वो जारी है। आपके ख्याल में क्या वो किसी ऐसी डील में कामयाब हो जाएंगी बिलाखिर जो यूरोप को, तो यूरोप के साथ भी जो उनको भी काबिल कबूल हो, लेकिन खुसूसी तौर पर जो उनके अपने MPs हैं, ना सिर्फ हुकूमती जमात के बल्कि अपोजिशन के भी, उनके लिए भी काबिल कबूल हो? क्या कहते हैं? देखिए, इस पर मैं एक शेर अर्ज़ करूँगा कि जहर दे के मुझे कहते हैं कि पीना होगा और पीता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। भाई, या तो आपको मरना होगा या फिर जहर में खोट है। ये जो कुछ भी थरीसा मे कर रही हैं और जो भी कह रही हैं कि मैं किसी ना किसी डील पे एग्री कर लूँगी, ये डील नामुमकिन है। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि रेफरेंडम का जो सवाल था वही मुबहम था, उसमें ही कोई क्लैरिटी नहीं थी। अब देखें कि ये एक इतना, इसमें राय इतनी मुनक़्सम है MPs की, सियासी जमातों की, आवाम की, कि वो किसी एक नुक्ते पे मुत्तफिक हो ही नहीं सकते। ये किस किस्म का वो लेकर आएंगे। फिर आप एक और भी चीज़ भी देखें कि जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट था, जो बेलफास्ट डील जिसे हम कहते हैं, जिसके नतीजे में खाना जंगी और ट्रबल्स का टाइम ख़त्म हुआ था, वो सिर्फ इसलिए मुमकिन हो सका कि यूरोपीय यूनियन कायम थी। अब यूरोपीय यूनियन अगर ख़त्म हो जाती है या बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाता है तो बैक स्टॉप पे कोई एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता कि दो मुल्कों के दरमियान जब यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड किंगडम का बॉर्डर बन जाएगा, इस पे किसी का मुत्तफिक होना मुमकिन ही नहीं है। और इस पे इतनी मुनक़सिम राय है कि आप अगर देखें कि DUP जो है वो बैक स्टॉप के इसलिए ख़िलाफ़ है कि वो आयरलैंड के साथ जो है हार्ड बॉर्डर चाहती है। जो आयरलैंड की दूसरी जमातें हैं और आयरलैंड जो है वो इसलिए ख़िलाफ़ है कि वो हार्ड बॉर्डर नहीं चाहते। फिर यहीं पे सूरत हाल ये, बरतानिया जो है, यूनाइटेड किंगडम इटसेल्फ, वो इसलिए नहीं चाहता कि नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए एक सेपरेट सिस्टम नहीं हो सकता। फिर आपकी लेबर पार्टी में इस पे जो राय जो है तकसीम है, बहुत ज़्यादा तकसीम। हाँ, इसमें ये नहीं कि कंजर्वेटिव पार्टी ही मुश्किल में है, लेबर पार्टी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। और ख़ुद उनके जो लीडर हैं जेरेमी कोर्बिन, वो कुछ अलग राय रखते हैं और लेबर की जो अक्सरियत है वो कुछ अलग राय रखती है। तो मेरे ख्याल में इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना एक इंतहाई मुश्किल अमर, बल्कि नामुमकिन है मेरे ख्याल में। अच्छा जिशान, जैसे मुस्तफा साहब ने इसके बारे में जिक्र किया, आपने बैकस्टॉप का भी देखा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हुकूमती वुज़रा हैं, आखिर क्या वजह है कि बहुत से इस्तीफ़े भी हमारे सामने आए हैं इसके बाद ये जो पूरी इस ब्रेक्जिट डिबेट है इसके दरमियान में, आखिर हुकूमत इस कम से कम अपने अरकान को भी समझाने में क्यों कामयाब नहीं हो सकी? वो ख़ुद को मुत्तहिद क्यों नहीं कर पाए? देखिए अहमद, ये बहुत एक मुश्किल टास्क है। उसकी वजह ये है कि ये पार्टी टू पार्टी पॉलिसी बेस्ड नहीं है, इसमें इंडिविजुअल्स की बात की जा रही है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड जो है वो उनको वोट मिला है। हमने देखा है कि जैसे 2017 के जैसे जनरल इलेक्शन भी सामने हुआ था और कंजर्वेटिव की जो सरबराह हैं थेरेसा मे, वो इस बात पर उनका यकीन था कि शायद वो एक बार फिर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो लेने में कामयाब हो जाएंगी, क्योंकि उससे पहले उन पर यह तनकीद की जाती थी कि जो आप जो है बराह रास्त जीत कर नहीं आएंगे हैं, आपके नाम पर हमें ये वोट नहीं मिला है, ये डेविड कैमरन के नाम पे मिला है और वो तो इस्तीफा देके चले गए। यही वजह है कि जब बाद में उन्होंने ये इस हवाले से इलेक्शन करवाया जिसमें उनको अपनी नशिस्तें जो है वो बहुत सारी खोनी पड़ी और वो एतमाद हासिल करने में नाकाम रही। इसमें अहमद एक और अहम बात है वो ये है कि देखिए जो 585 सफ़ात पर मुश्तमिल जो एक ब्रेक्सिट डील का मसौदा जो वो पेश किया गया था, उसमें जो MPs का जो आप जैसे आपने बात की कि क्या वजह है कि इस्तेमाल जो मुख्तलिफ जमातों के MPs हैं उनकी अपनी इसमें राय है, क्योंकि वजह यह है कि उनको उस ओपिनियन को साथ लेकर चलना है जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसकी बुनियाद पर वो वोट लेकर आए हैं। यही वजह है कि हमने देखा है कि बगावत की सदाएं जो है वो कंजर्वेटिव में भी सुनाई देती हैं। इसी तरह से लेबर पार्टी में भी गो के लेबर पार्टी की अपनी जो एक जो ऑफिशियल पॉलिसी है वो रिमेन के हक में रही है, वो इसके बहुत सारे जो उनके MPs हैं वो लीव के हक में है। तो आई थिंक यही वजह है कि जिसमें बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। जो सिंगल मार्केट की बात की जा रही है जिसमें अपोजिशन जो है वो एक जानिब है, दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो ये कहती है कि सिंगल मार्केट हो या इस किस्म की जो दूसरी
ऑप्शंस हैं वो इसलिए सामने नहीं ला सकते क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट जो यूनाइटेड किंगडम की बात की गई है जिसमें वो ये कहते हैं कि जिसमें बरतानिया को जो एक वोट उन्होंने लिया है वो 52% का जमहूरी तरीके से उसको वो पाया तक मील तक पहुंचाना चाहते हैं। तो यही एक वजह है कि जिसमें बहुत सारे मसाइल को उनको सामना करना पड़ा है। 29 मार्च 2019 जो है जिसकी डेडलाइन है उसमें ज्यादा वक्त नहीं है और यही वजह है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद भी ब्रसल्स में अब जाके निगोशिएशंस करेंगी और जो ब्रेक्सिट के सेक्रेटरी हैं जो इससे पहले बहुत सारे सेक्रेटरी हमने देखा है कि उन्होंने अपने इस्तीफे भी सामने आए हैं, चाहे वो जो डेविड डेविसन हो या दूसरे भी जो उनके जो सामने आए हैं बार्कलेस, उन्होंने भी इस हवाले से इस्तीफा दिया है। तो ये अहमद एक ऐसा मसला है कि जिसमें यूनाइट होना पड़ेगा तमाम जमातों को क्योंकि एक मिनट राजा साहब, एक चीज जो मैं आपके सामने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड जो है उसके ऊपर वो चल रहे हैं कि लोगों ने क्या वोट दिए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि नॉर्दर्न आयरलैंड में लोगों ने ब्रेक्जिट के खिलाफ वोट दिया है, लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन हुए उसमें DUP जीत के आए जो कि ब्रेक्जिटियर्स हैं। तो बुनियादी तौर पे अवाम में अवाम को पता नहीं कि वो क्या करने जा रहे हैं, उनको बात क्लियर नहीं की गई है, तभी नॉर्दर्न आयरलैंड ने शादी यही मसला है बेसिकली। बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं क्योंकि जनरल इलेक्शंस का जो मोटो है, जो एक मैनिफेस्टो है, वो अलहदा से है। ब्रेक्जिट डील जो है इसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो साथ, क्योंकि इसमें तो बात सीधी सीधी की गई है ना कि क्या बरतानिया को उसका हिस्सा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो जो DUP की जानिब से भी जो नॉर्दर्न आयरलैंड जो है उन्होंने भी जो एक इत्तेहाद किया था, उन्होंने इस सोच के साथ किया था कि शायद जो बॉर्डर के मामलात में जो हुक्मरान जमात है वो उनका साथ देगी और ये वजह है कि ऑलन फॉस्टर जो है उन्होंने रेजिस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि ये उस वक्त तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब उनकी अपनी मंशा के मुताबिक जो है इसमें जो है कोई रद्दोबदल नहीं किया जाता। देखिए ये 310 माइल वही जो एक तवील तरीन ये एक सरहद है उस बॉर्डर लाइन की, अब इसमें 268 के करीब जो है वो पोस्ट आती है, बॉर्डर पोस्ट जिसको बोलते हैं। और उसमें एक जो बहुत बड़ा मसला सामने आएगा अब तक की जो सूरत हाल ये होती है कि जिसमें सिंगल मार्केट है, इसमें कस्टम यूनियन जो है वो एक है, उसमें मसाइल का सामना बॉर्डर पर नहीं है। लेकिन अगर ये कर दिया जाता है इम्प्लीमेंट उस तरीके के मुताबिक हार्ड लाइन ली जाती है तो फिर बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा जिसमें बॉर्डर पर यकीनन जो इन्वेस्टिगेशन है वो चेकिंग जो है वो बढ़ा दी जाएगी। जी अच्छा ज़ीशान, आपसे ही मैं इस बारे में भी पूछना चाहूँगा, जैसे जिक्र हुआ कि दोबारा से वो ब्रसल्स जा रही हैं वज़ीर आज़म, ये बात भी सुनने में आ रही है कि जर्मी कॉर्बिन अब अपने तौर से खुद जाना चाह रहे हैं यूरोप वहाँ के दौरे पे और वहाँ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ वो खुद से बातचीत करेंगे और हुकूमती हल्के इसके ऊपर ख़ासा तज़ब्ज़ुब का भी शिकार नज़र आते हैं और वो इसके ऊपर बहुत शायद उनके दरमियान एक कशीदगी जो लेबर है और गवर्नमेंट के दरमियान भी पैदा हो। क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए अपोजिशन जो है उनका यकीनन एक ही मोटो सामने आया है और वो हमेशा से ये कोशिश करें कि एक सॉफ्ट ब्रेक्सिट जो है वो किया जाए। सॉफ्ट ब्रेक्सिट्स में से क्या वो मुराद ले रहे हैं, उससे मुराद वो बिल्कुल ये ले रहे हैं कि सिंगल मार्केट जो है उसी के तहत चीज़ों को सामने रखा जाए, कस्टम यूनियन की जो बात है उसको भी उसी तरह से सामने रखा जाए। लेकिन जो देखिए अहमद इसमें एक पहलू को समझना पड़ेगा, वो ये है कि इसमें हुकूमत जो है ये उनकी पॉलिसी नहीं है। हुकूमत तो दरअसल जो वो सामने एक मंशूर लेकर आ रही है, आज भी जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बात की, उन्होंने कहा कि हम तो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को हम लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये मुल्क जो है जिसकी बुनियाद ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पर है, वो अपने दस्तूर जो कि गैर तहरीरी है, वो अपनी रवायात को वो अहमियत देते हैं। तो यही वजह है कि वो ये कहती हैं कि एक देखिए 40 साल की एक हिस्ट्री है, 1973 में ये बरतानिया इसका रुकन बना था और उसके बाद से ये 40 साल का अरसा बहुत ज्यादा होता है। बरतानिया को बहुत प्रिविलेज मिला है। अब एक जो गम गुस्सा यूरोपीय यूनियन में है वो बिल्कुल जायज है कि अगर आप अपने आप को लिस्बन ट्रीटी आर्टिकल 50 है जो इससे पहले कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, इस यही वजह है कि 2009 में उसको इंप्लीमेंट किया गया। अगर आप वो इंप्लीमेंट करते हैं और उसके बाद से जो 27 ममालिक हैं, अब वो एक तरफ हैं 39 बिलियन पाउंड्स के करीब रकम जो है वो बरतानिया को अदा कर रही है, जो कि सेटल अभी भी वो ये कहते हैं कि 35 से 39 के दरमियान में कोई वो रेशो चूज कर लेंगे। लेकिन उस पर भी एक सदा ये सुनाई दी गई है यूरोपियन यूनियन की जानिब से कि उसको भी रीनिगोशिएट करना चाहिए। रीनिगोशिएशन की जहां तक बात है बॉर्डर्स के मामलात पर यूरोपियन यूनियन जी हमें बिल्कुल वाइंड अप करना है चूंकि वक्त कम है। मैं मुस्तफा साहब से भी एक दो क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूं। अगर मुस्तफा साहब ये बताइएगा कि जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर भी दिया जा रहा है कि हो सकता है कि किसी डील के बगैर ही बाहर निकलना पड़े, तो अगर नो डील ब्रेक्जिट हो जाता है तो उसमें फिर क्या ऑप्शन होगी? बहुत भयानक नतीजे सामने आ सकते हैं। जो ये लोग जो बात कर रहे हैं कि जॉब्स, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और इस तरह के मसाइल पैदा होंगे, लेकिन मैं इससे कुछ बढ़ के आगे देख रहा हूँ। यूरोप जंगों के दहाने पे पहुंच सकता है। यूरोपीय यूनियन का जो क़याम है वो बुनियादी तौर पे जंगों को रोकने के लिए क़याम अमल में आया था। और ख़ास तौर पे अगर आप देखें जो 1998 का जो गुड फ्राइडे डील हुई थी उसकी कामयाबी का दारोमदार सिर्फ इस बुनियाद पे था
कि बरतानिया यूरोपियन यूनियन का रुकन था। गुस्सा भी सामने आ जाएगा ना, आयरलैंड का जो गम गुस्सा है जो उनका, वो भी पुराना बहुत सारा सामने भी जो जनाब गुस्सा सामने आएगा नहीं, गुस्सा सामने आ चुका हुआ है। आप चीज IRA ने जो एक धमाका किया जिसकी जिम्मेदारी कबूल की है लंदन डेयरी में, वो न्यू IRA एक नई जमात निकली है। IRA कोई एक जमात नहीं है, एक दर्जन से ज्यादा उसके जो धड़े हैं, जिनमें से कुछ धड़े जो है गुड फ्राइडे डील में शामिल थे और बाकी लोगों ने जो है वो पीछे हट गए थे, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने खामोशी अपनी जद्दोजहद खत्म नहीं की थी और वो जद्दोजहद इतनी खौफनाक तरीके से सामने आ सकती। मैं तो बरतानिया और आयरलैंड के दरमियान शदीद किस्म की कशीदगी देख रहा हूँ अगर नो डील ब्रेक्जिट अमल में आता है। और ये पूरा का पूरा जो सिलसिला है, और ये कोई हल्की फुल्की वो नहीं थी टेररिज्म। लॉर्ड माउंटबेटन ब्राइटन में जो है कंजर्वेटिव पार्टी की मार्गरेट थैचर के ऊपर हमला किया, जिसमें कई लोग अपनी जान से गए थे। पूरी हिस्ट्री है। बिल्कुल मुस्तफा साहब वाइंड अप करना है आपसे। मैं एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा, ये जो पूरा प्रोसेस हमने देखा और बज़ाहिर ये अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुँच सके, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये बरतानवी सियासत के लिए, जमहूरी इक़्तिदार के लिए, क्या ये नाअहलपन नहीं है, शर्मिंदगी का बायस नहीं है कि अभी तक इतना ज़्यादा और क्लियर इब्हाम है कि किसी एक नतीजे पर नहीं पहुँच पाए? मेरे ख्याल में ये नहीं, मैं इसको फेलियर नहीं कहूँगा, इसलिए कि ये मामला जो है इसके जो तैयार करने वाले थे उन्होंने शुरू से ही ये एक ऐसे अभाम के ऊपर जो है इस पूरे सिस्टम को ऊपर उठाया। और चूँकि ये ब्रेक्सिट का जो पूरा मामला है ये सिर्फ नारों के ऊपर जो है उठा है सारा का सारा। ये इमिग्रेशन का मसला है, ये हमें इंडिपेंडेंट वो नहीं करने, फैसले नहीं करने देते, यूरोपियन कोर्ट है, तो ये सारा का सारा मामला चूँकि आर्टिफिशियल नारों के ऊपर उठा है तो इसलिए पहली मरतबा ये सिस्टम जो है इसका कोई हल निकालने में नाकाम हुआ है। लेकिन इसको ये कह देना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम नाकाम हो गया, मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं होगा। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की खूबसूरती है कि थेरेसा मे जो है वो अपनी मर्ज़ी की तमाम तर कोशिशों के बावजूद एक ऐसी डील जो है वो इम्पोज नहीं कर पा रही हैं बिल्कुल जो वो चाहती हैं। ज़िशान साहब आपसे बिल्कुल क्विक क्वेश्चन, आप क्या देखते हैं मुस्तकबिल की सियासत पर क्या असर होगा इस सारी डिबेट का और जो ब्रेक्जिट का जो भी नतीजा सामने आता है? देखिए बहुत भयानक असरात इसके यकीनन पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि देखिए आप एक बिल्कुल जो इनका यहाँ पे एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की जैसे हमने बात की है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत यहाँ की डेमोक्रेसी चलती है हमेशा से, उससे हटकर अब जो इसमें गवर्नमेंट की तब्दीली जो है वो एक मसले का हल नहीं है। जैसे नॉर्वे के तर्ज पे भी पहले बात की कि बरतानिया को उस तर्ज पे भी वो एक डिजाइन ऐसा है जिसमें बरतानिया अपने आप को इसमें शामिल कर सकता है। ऑप्शन अब बहुत महदूद हैं। अब कोई किसी एक नुक्ते पर तो बहरहाल 29 मार्च से पहले आना पड़ेगा, क्योंकि नो डील ब्रेक्सिट जो है उसके बहुत भयानक जो है नताइज सामने आएंगे। और जैसे कि हमने IRA की भी बात किया और एक इस किस्म की जो फजा है जिसमें बहुत सारे हमने देखा है कि माजी में कुछ मतलब ऐसे चीजें सामने आई भी हैं कि जिसमें डिसएग्रीमेंट्स को बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने हिसाब से अपने जो एक मेथड है वो सामने लेकर आते हैं, क्योंकि बरतानिया जो है ये मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे जो हर हिस्से की अपनी कुछ महरूमियां भी हैं। अगर हम स्कॉटलैंड की देखें तो ये बात करते हैं कि जहां पहले उनके दरमियान में इनको किसी ना किसी एक नुक्ते पर अहमद पहुंचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, हमें बिल्कुल वाइंड अप करना है, इस सेगमेंट को बिल्कुल वाइंड अप करना है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शरीक थे। नाज़रीन यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान की सियासत और उसके बारे में मुख्तलिफ जो वहाँ पे मुख्तलिफ हालात हैं उनके बारे में बात करेंगे। राजा ज़िशान भी मेरे साथ होंगे, यहाँ पे सैयद मुश्तबा साहब भी साथ होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, सिग्नेचर टॉक में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदेद। नाजरीन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात कर रहे थे बरतानिया की और ब्रेक्जिट के मुख्तलिफ अमूर का हमने जायज़ा लिया और इस बात के ऊपर हमने देखा कि अभी तक क्या वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ब्रेक्जिट बहुत ज़्यादा इबहाम का भी शिकार है और किसी एक नुक्ते पर अभी तक जो मुख्तलिफ फ़रीक़ैन हैं वो इकट्ठे नहीं हो पाए। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पाकिस्तान के हालात का जायज़ा लेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, वहाँ पर सियासी तौर पर मुख्तलिफ होने वाली डेवलपमेंट्स का जायज़ा लेंगे। हालिया दिनों में जो खबरें आई हैं, अहम खबरें आई हैं, उनके बारे में अगर बात करते चलें तो शहबाज शरीफ साहब की रिहाई का मामला है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन का ऐलान किया है वफाकी वज़ीर इत्तलात ने और अफ़गान तालिबान ने यह ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में अपने मुज़ाकरात का अगला दौर करेंगे। इसको भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और आखिर में प्रोग्राम में हम देखेंगे कश्मीर में होने वाले हालिया वाक़यात और उसके बाद जो पाक भारत तनाव है। सबसे पहले ज़िशान मैं आपसे ही आगाज़ करता हूँ, जो शहबाज शरीफ
साहब की रिहाई हुई है, हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर की है, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई जो हमने भी गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात की थी, मुख्तलिफ ज़राए बात कर रहे थे, हुकूमती जो ज़राए थे उनसे भी ये बात सामने आ रही थी कि हालिया दिनों में कुछ डील की बात होने जा रही है नवाज़ लीग के साथ और हुकूमत के दरमियान, तो क्या ये वही इशारे मिल रहे हैं, कुछ डील का नतीजा है? देखिए अहमद, डील है, इसकी तरफ मैं बात बढ़ाता हूँ। पहली बात तो ये है कि एक बात जो बहुत खुशाइन है कि इस फैसले के बाद ये बात तो साबित हुई कि पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद हैं। हमने देखा है कि इससे पहले बहुत तनकीद की जाती रही है, कानून की हाकमियत के नाम पर कहा जाता रहा है कि एक मखसूस तबके को फेवर किया जाता रहा है और एक तबके को जो है विक्टिमाइज किया जाता रहा है। तो इस फैसले के बाद आई थिंक कि वो बिल्कुल बैलेंस हो चुका हुआ है। और जहां तक ये डील और ढील की बात है, इसमें देखिए दो राय हो सकती है। यकीनन इसमें कानून का जो एक अपना ज़ाब्ता है उसके तहत अदालतें मामलात को लेकर चलती हैं। इसमें अब हकीकत क्या है वो तो ये बात अभी मफरूजों पर मुश्तमिल है, लेकिन एक बात का एक फ़र्क को महसूस करना बहुत ज़रूरी है अहमद, के ये देखना चाहिए कि जो ये जमानत है इसका असर क्या है, इंप्लीकेशंस इसकी क्या है सामने। तो वो कानून के मुताबिक ये है कि ये ट्रायल पर असरअंदाज जमानत जो है वो नहीं होती है। शायद हमने देखा कि बहुत सारे हल्के इसको ये समझ रहे हैं कि ये एक बरियत हो गई है किसी मुकदमे में। ट्रायल से देखिए, ट्रायल पर मामलात जब चल रहे होते हैं तो कोई मुल्जिम जो है उसको उस पर सजा भी हो सकती है और दूसरी सूरत में उसको वो उस पर अगर सामने। लेकिन जिशान इसी बारे में आज जो बयान आया है वफाकी वज़ीर इत्तलात का फवाद चौधरी का, उन्होंने कहा है कि इस फैसले से एक मनफी तासुर गया है कि ढील दी जा रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? चले, ये फवाद चौधरी साहब की अपनी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट अपनी तो नहीं है, तो हुकूमत के वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी कोई हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि अहमद देखिए कानून का अपना एक ज़ाब्ता है और इसमें बहुत एहतियात करने की जरूरत है वज़रा को भी। यकीनी तौर पे मुस्तफा साहब, जैसे हमने देखा कि क्या ये डील है, यकीनी तौर पर मुख्तलिफ बातें इसके बारे में तो हो रही हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या मुस्तकबिल देखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस हवाले से? देखें, सबसे पहले बात तो मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अदालतें आज़ाद हैं। अगर अदालतें आज़ाद होती तो गुज़श्ता चंद दिनों में हमने जितने मुकदमात देखे और उनके जितने फ़ैसले आए गुज़श्ता पहले चीफ़ जस्टिस की मौजूदगी में और उसके बाद अब वो फ़ैसले हमको देखने को ना मिलते। वो क्लियरली शो कर रहे थे कि अदालतें जो है आज़ाद ही नहीं बल्कि इंतहाई पाबंद सलासिल और ज़िंदा में है। ठीक है, ये अदालतें अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं करती हैं। ये जितने भी मामलात हैं, जब से पानामा लीक का ये हुकूमत आई है उसके बाद से मसलसल गुफ्तो शरीद का सिलसिला चल रहा है मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ, और उन्हीं क़ुव्वतों के साथ डील हो रही है, डील नहीं हो रही है। ये मुराद सईद ऐसे ही हलकान हो रहे हैं कि 6 लोगों ने उनसे रब्ता किया, ये उससे किया। आप ये देखें कि इससे पहले जब भी जो NROs हुए हैं, दो मुशर्रफ के दौर में 2000 में NRO हुआ, वो फ़ौजी हुकूमत ने दिया। 2008 में NRO हुआ, वो भी जिसके ज़रिए बेनज़ीर को लाया गया। उसका फ़ायदा किसको हुआ? उसका फ़ायदा सिटिंग गवर्नमेंट को हुआ। और ये बात अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए कि इस NRO का फ़ायदा भी जो है वो उस बुनियादी तौर पे सिटिंग गवर्नमेंट को होगा, और उसका नुकसान जो होगा, जो NRO के बेनिफिशरीज होंगे, जिनको छूट मिलेगी, वो उनका नुकसान उनकी जमातों को होगा। अब आप पूछते, थोड़ी देर पहले आपने बात की थी कि बरी इस पर अदालत जो है का जो फैसला है वो सिर्फ ज़मानत हुई है। देखें, अब जो लोग NRO करते हैं अब वो काफ़ी होशियार हो चुके हैं। पहले उन्होंने जिस तरह के NRO दिए थे उसके नतीजे में ये लोग वापस आ गए। अब ये चाहते हैं कि जो NRO दिया जाए उसको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए, उसकी गारंटी भी दी जाए। तो इसलिए मुकदमे की तलवार जो है वो सर पे रखने की। बाकी जहाँ तक सियासी रहनुमा होते हैं उनके ऊपर 3600 मुकदमात होते हैं, अदालतों में ज़ेर समात चलते रहते हैं। असल मसला ये होता है कि उस ज़मानत में बाहर आ जाते हैं, और यही डील होती है सारी यकीनी तौर पर। चलें, चूँकि हमें बहुत से मौज़ूआत को देखना है, ज़िशान आपसे मैं बात करना चाहूँगा वफाकी वज़ीर इत्तलात के बयान के ऊपर जो उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से दिया कि वो एक क्रैकडाउन करने जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हालिया दिनों में कुछ जो गिरफ्तारियां हैं वो भी इस ज़िमन में सामने आई हैं। क्या आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन करेगी? वही सोशल मीडिया जिसमें मुख्तलिफ ब्रिगेड्स उनकी मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, जिसको वो अपनी ताकत कहते रहे हैं, जिसके ज़रिए से वो अपने मुखालफिन की भरपूर किरदार कशी करते रहे हैं। और इस बात का इल्ज़ाम बहरहाल हमेशा तहरीक इंसाफ पर ही लगा है कि सोशल मीडिया को तो उन्होंने यूज़ किया, लेकिन उसके जो मनफी पहलू हैं उसको भी सामने लाने में हमेशा तहरीक इंसाफ का किरदार सबसे ज़्यादा रहा है, उसको मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने पे। तो क्या अब ये वो ख़ुद सोशल मीडिया के जो सार्फिन हैं उनके ख़िलाफ़ वो क्रैकडाउन कर पाएंगे?
देखिए अहमद, इससे ग्लोबल विलेज ना हो। जो तमाम दुनिया के कवानीन हैं वो आज़ादी इज़हार राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच की अहमियत पर वो जोर देते हैं। पाकिस्तान का आइन जो है ये इसका आर्टिकल 19 इंटरनेशनल लॉ का जो है वो भी आर्टिकल 19 जो हमने देखा है। इसके अलावा जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो आज़ादी इज़हार राय पर बात करती है। तो ये तो आप बिल्कुल इसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आज़ादी इज़हार राय का बिल्कुल ये भी मतलब नहीं है कि आप एक जो बाउंड्री है, एक लिमिट को आप क्रॉस कर लेते हैं। पाकिस्तान के आइन में जो सब आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 19 के, वो भी इस बात पर जोर देते हैं कि क्या क्या ऐसे पैराए हैं कि जिसमें आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि ये जहां तक आजादी इजहार राय की बात है, इस पर यकीनन हम सब खुलकर इसकी हमायत करते हैं। ये एक फंडामेंटल राइट है जिस पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन, बिला वजह की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो नहीं लगानी चाहिए। लेकिन देखिए एक जो रेड लाइन है अहमद, जहां पर वो क्रॉस होती है, जहां पर मुफाद आमा के खिलाफ कोई बात हो, जहां पर रियासती इदारों के खिलाफ कोई बात हो, तो आई बिलीव कि वहां पर फिर स्टेट को अपना काम जो है वो बिल्कुल सामने, उनको अपनी फंक्शंस जो है वो सामने लाने चाहिए। और अगर ये कोई लॉ इस हवाले से मुतारफ करवाया गया है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है लॉ तो पहले से ही मौजूद है, उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात की है। मुस्तफा साहब, सेम क्वेश्चन आपसे ही, ज़िशान साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दिया, आपसे भी यही सेम क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या तहरीक इंसाफ जो वो कर पाएगी। जो मैं समझना चाह रहा हूँ वो नुक्ता ये है कि वो सोशल मीडिया जिसको वो अपनी ताकत कहते रहे हैं, नून लीग ने ये पूरी अपनी मुद्दत में अजाब सहा है। उनके एक एक रहनुमा की किरदार कशी की गई, उनके घर की ख़वातीन के बारे में, इसी सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया के ज़रिए से ना सिर्फ जुमले कसे गए बल्कि तस्वीर वहाँ पर एडिट शुदा तस्वीर वहाँ पर जारी की गई। यकीनन नहीं होना चाहिए, लेकिन वही तहरीक इंसाफ आज एक इस तरह का मौक़िफ़ लेके सामने आए कि हम सोशल मीडिया को बिल्कुल उसके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे, उसके ऊपर इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होने दिए जाएंगे। क्या लोग एतबार करेंगे तहरीक इंसाफ का? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे कि ज़िशान साहब ने कहा था कि आज़ादी इज़हार की एक आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन उसकी लिमिट होनी चाहिए। और ये बिल्कुल मैं इस बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं। अगर उन वैल्यूज़ को आप एक्सीड करते हैं, लिमिट क्रॉस करते हैं, तो वाकई उस पर पाबंदी होनी चाहिए। जैसे ख़त्म नबूवत का मामला है, जब उसके ऊपर कोई बात करते हैं या जो शख्सियत मुक़द्दस शख्सियात होती हैं खुदा के बारे में या किसी और इस तरह की मुक़द्दस हस्तियों के बारे में अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं तो उस पर पाबंदी होनी चाहिए और कानून को हरकत में भी आना चाहिए। लेकिन जिस तरह स्टेट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करने को आप इस तरह से निशाना बनाएंगे तो उसकी डेफिनेशन करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि आप किस चीज़ के ख़िलाफ़, किस चीज़ को, कौन सा जुर्म होगा और कौन सा जुर्म नहीं होगा। अब तक जो कुछ होता रहा है उसमें हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ ने खुद इस चीज़ की बुनियाद डाली। ये कानून जो है जिसके तहत सोशल मीडिया के खिलाफ हरकत हो रही है, ये मुस्लिम लीग नून ने बनाया था। और अमूमन होता यही है कि सिटिंग गवर्नमेंट जो है अपने ऊपर तनकीद से बचने के लिए इस तरह के कानून बनाते हैं। आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर जब बहुत सारे जोक्स चला करते थे, मैसेजेस हुआ करते थे, तो उस वक्त रहमान मलिक साहब भी इस तरह की बातें किया करते थे और इस तरह का कानून लाने की बात किया करते थे। लेकिन बाद अज़ा जो है आखिरकार ये कानून जो है इन्हीं हुकूमतों के खिलाफ, जो अपोजिशन है उनके खिलाफ ही इस्तेमाल होता है। और मैं समझता हूँ कि ये कानून भी जो इन्होंने कहा है, ये बुनियादी तौर पे सियासी मुखालफिन को और अपने खिलाफ तनकीद का रास्ता बंद करने के लिए इस्तेमाल किया गया और ये एक अनदर यू टर्न है। लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये चीज़ रोकना बहुत मुश्किल है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं ज़िशान, आगे बढ़ते हैं, एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। जो एक और ख़बर, अहम ख़बर है, उसके बारे में भी मैं आपका नुक्ता नज़र लेना चाहूँगा। जो अचानक से अफ़गान तालिबान ने इस बात का ऐलान किया है कि जो मुज़ाकरात का अगला दौर है उसको वो पाकिस्तान में मुनक्किद करेंगे। और उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया है कि अमरीका के साथ ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। इससे पहले हमने देखा कतर में मुज़ाकरात, रशिया में भी मुज़ाकरात हुए, उससे पहले कतर में मुज़ाकरात हुए। तो जो इसका तीसरा दौर है या जो अगला दौर है, तालिबान तर्जुमान की जानिब से इस ये बात कही गई है कि उसको ना सिर्फ इस्लामाबाद में इसका इनेकाद किया जाएगा, अमरीका के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे, बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से भी मुलाकात की जाएगी और अफ़गानिस्तान के अमूर पे उनसे इसके बारे में मुज़ाकरात होंगे। तो कैसे देखते हैं इस सारी स्टेटमेंट को? क्या ये अचानक से हो गया या पहले से कुछ इसके इशारे मिल रहे थे? देखिए अहमद, पहली बात तो ये है कि इसमें पाकिस्तान को बिला वजह घसीटा जा रहा है। और ये वही बात है कि जैसे पिछले 17 साल से पाकिस्तानी फोर्सेस की इसमें बहुत कुर्बानियां हैं। और ये एक ऐसी जंग है जो कि हमारी कभी थी भी नहीं, जिसमें हमें घसीटा गया था। तो आई बिलीव के पाकिस्तानी अथॉरिटीज, मैं नहीं समझता कि उनको इसमें अपना कोई अमल दखल जो है वो दिखाना चाहिए। क्योंकि देखिए दैट इज स्ट्रेट अवे बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स और जो तालिबान की, क्योंकि जंग जो है वो तो उनकी अपनी है जिनको अपने मामला जो है वो उसमें रिजॉल्व करने हैं। इस हवाले से जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज शामिल
महमूद कुरैशी जो है उनका भी जो एक बयानिया हालिया आया है, उन्होंने बॉक्स उसमें एक सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है कि जो कि अफगान अथॉरिटीज की जानिब से भी कुछ बातें की गई हैं। देखिए बात यह है कि ये मामलात कुछ ऐसे हैं कि जिसमें हमें बिला वजह घसीटा जा रहा है। अब ये जो लेकिन जिशान साहब कुरैशी साहब ने तो इस बात का क्रेडिट लिया जो कतर में मुज़ाकरात हो रहे थे कि हम इसका हिस्सा भी हैं और हम इसके बारे में हम कोशिशें भी करते रहे हैं। वो तो मुख्तलिफ फोरम्स पर इस बात का ऐलान करते जा रहे हैं कि अगर अमेरिका और तालिबान के दरमियान कोई पीस टॉक्स होती हैं तो पाकिस्तान इसको खुशाइंद समझता भी है और वो चाहते हैं कि इन दोनों ताकतों के दरमियान मुज़ाकरात हों। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान इस मसले को हल करने में जो अपना किरदार अदा कर सकता है वो करे, लेकिन देखिए ये जिस तरीके से अब अप्रोच किया जा रहा है पाकिस्तान को, एक बिल्कुल उसमें एक फरीक बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई जो हमारी अथॉरिटीज जो है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वजह ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की हमने देखा है कि जो उनके हालिया सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनकी हमेशा से ये एक पॉलिसी रही है अपने इक़्तिदार में आने से पहले भी कि वो इस जंग के हक में नहीं थे, गो के बाद में भी एक वो पॉलिसी के तहत उनको चलना पड़ा। उन्होंने जंग को जारी रखने का ऐलान किया, तालिबान की जानिब से रेजिस्टेंस सामने आई बहुत सारा, आज भी वहां पर जो रकबा है वो तालिबान के कंट्रोल में, और अमेरिका ये जंग मैं नहीं समझता कि जीत पाएगा। तो अगर वो इसमें मुज़ाकरात की टेबल पर आए हैं तो ये खुशाइन बात है, लेकिन बात वही आती है कि पाकिस्तान का किरदार इसमें एक बहुत महदूद होना चाहिए। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे हैं कि एक किरदार उस हद तक हो कि जिसमें मामला जो है वो सुलझ सके, लेकिन ग्राउंड जो वो यूज करना चाह रहे हैं इस्लामाबाद की और प्राइम मिनिस्टर को दरमियान में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इसमें अथॉरिटीज को इस मामले पर जो एग्री करना चाहिए। जी मुस्तफा साहब, सेम आपका भी मैं नुक्ता नज़र जानना चाहूँगा। मेरे ख्याल में हुकूमत जो है वो उसने इस मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। क्रेडिट लेने के चक्कर में वो इस वक्त अपने आप को जो है प्रोमिनेंट करना चाहते थे, जो उस वक्त तालिबान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब जबकि सूरत हाल तब्दील हुई है, सऊदी शहज़ादे की भी पाकिस्तान में आमद हो रही है और मामलात आगे बढ़ रहे हैं, तो अब तालिबान ने पाकिस्तान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की हामी भी भर ली है। देखिए तालिबान के बारे में एक बात ज़हन में रखें कि उनके साथ जो है वो जो नॉर्मल डिप्लोमेसी नॉर्म्स होते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। उसके साथ उनका एक बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका है, लेकिन वो उसके साथ साथ जो वो हुकूमत साजी के करीब आ रहे हैं, जो उनको ये पता चल रहा है कि वो अफगान गवर्नमेंट में स्टेक होल्डर होंगे, बल्कि हुकूमत ही उनकी होगी, क्योंकि 70-75% इलाका जो है इस वक्त तालिबान के काम है, उसके साथ साथ ही वो इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स को समझ रहे हैं और उनके जो उनका जो तर्ज अमल है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। जहाँ तक ये बात है कि पाकिस्तान को इसमें शरीक नहीं होना चाहिए, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को नहीं शरीक होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इज़ एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर अफगानिस्तान के मामले में, और अगर पाकिस्तान इसमें अदद दिलचस्पी का इजहार करेगा और इसमें अपने प्रॉपर रोल अदा नहीं करेगा तो पाकिस्तान जो ताकतें इनके साथ मायदे कर रही हैं, जो ताकतें अफगानिस्तान में रोल अदा करना चाहती हैं, वो पाकिस्तान को बिल्कुल निकाल के बाहर कर देंगे और इंडिया को उसमें इन्वॉल्व कर देंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान को इस मामले में अपना रोल ज़रूर अदा करना चाहिए। मुस्तफा साहब बिल्कुल, लेकिन शादी अमल दखल जो है वो लिमिटेड होना चाहिए ना। वो तो पाकिस्तान को बिल्कुल उसमें घसीट रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान वाज वन ऑफ द पार्टी। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अपना किरदार उसमें एक बहुत महदूद हद तक रखना चाहिए कि जिसमें आप एक स्टेक होल्डर की हद तक वो सामने ना आए। लेकिन शाह साहब घसीटा तो पाकिस्तान को पहले भी किया, जब कोयटा शूरा की बातें हुई, मुख्तलिफ जो वाक़यात अफगानिस्तान के अंदर होते हैं, हमेशा ये इल्ज़ाम ज़िशान साहब 18 साल तक जो है हम उस जंग का हिस्सा बने रहे, जिनके बारे में अब ये इंकशाफ हो रहा है कि वो हमारी जंग नहीं थी। मुझे तो समझ ये नहीं आती कि हमारी फौजियों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, जान की कुर्बानियाँ दी, शहादतें पाई, लेकिन अगर ये अमेरिका की जंग थी तो हम अमेरिका की जंग में लड़ने वालों या उनमें जान गंवाने वालों को किस तरह शहीद कहें? बेशक वो शहीद हैं, क्योंकि फौजी जो है उन्होंने तो अपनी हुकूमत की बात मानी, और फौजी का फ़र्ज़ भी यही है कि वो अपनी आला कमांड का हुक्म माने, और उसके उस हुक्म पे अगर उसने जान दी तो वो शहीद है, और अगर वो जंग लड़ के वापस आए तो गाजी है। आजकल PSL के मैचेस देख रहे हैं ना शाह साहब। PSL के मैचेस में भी जिस शख्स का ये बयानियत है कि ये हमारी जंग है, वो आज उस मैच में साथ बैठा हुआ है, और आप देखें कि चूंकि उसकी पूरी टीम जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा है, तो उनके साथ ही एक बंदा छोड़ के जो उस्मान डार साहब बैठे हुए हैं, तो इससे साफ नजर आता है कि असल में हुकूमत किसकी है। ज़िशान साहब, क्या कमर दर्द में PSL का मैच देखा जा सकता है? देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता, लेकिन उनका मामला कमर दर्द से बहुत आगे बढ़ चुका है अब। अच्छा चलें आगे ज़िशान, गुफ्तगू को बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। आखिरी सेगमेंट है हमारा इस प्रोग्राम का, हमें वाइंड अप करना है प्रोग्राम को। कश्मीर में हमने देखा एक वाक़या हुआ
वहाँ पर एक मुसल्ला कार्रवाई हुई, उसके नतीजे में भारतीय अफवाज की हलाकतें हुई वहाँ पे। लेकिन उसके बाद जो हम देखते हैं ना सिर्फ कश्मीर में तो हालात कशीदा हुए, साथ साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाव है वो हालिया दिनों में उसमें बहुत शिद्दत आई है, बहुत एक्सट्रीम पे चला गया है। नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत एक्सट्रीम बयानात दिए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ना सिर्फ वो बल्कि वहाँ के दीगर जो फ़ौजी अनासिर हैं उन्होंने भी, उनके दीगर सियासतदानों ने भी एक पूरे माहौल क्रिएट किया गया है। बग़ैर किसी तहकीक के पहले लम्हे से ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया और उसके बाद वो तनाव को आगे बढ़ाया गया। तो कैसे देखेंगे जो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन हालिया कशीदगी है? देखिए अहमद, पाकिस्तान को भारत की जानिब से बिला वजह इस मसले में जो है मैं कहूँगा कि इन्वॉल्व किया जा रहा है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि उनका जो एक सौदा बिकता है वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बिकता है, जो वो अपनी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाते हैं क्योंकि इस साल भारत में इलेक्शन आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। और जिस बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है नरेंद्र मोदी को, जो हालिया इंतखाबात, उनको जो रियासती इंतखाबात हैं जिसमें रियासत छत्तीसगढ़ समेत जो उनकी कुछ अहम रियासतें, 3 अहम रियासतें जिसमें उनका हमेशा से होल्ड रहा है, वो कांग्रेस ने उसमें कामयाबी हासिल की है। तो ये मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल एक ये जो तकनीक इस्तेमाल की जा रही है ये पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की, ये इलेक्शन का एक एजेंडा है। आप आज के अखबारात देख लीजिए, जो स्टेटमेंट्स जो हुर्रियत पसंदों की जानिब से सामने आई, उन्होंने कहा है कि ये दैट इज बिटवीन इंडियन फोर्सेस और जो हुर्रियत पसंद है, जो वहां पर जो रहनुमा मौजूद है, ये उनके दरमियान है। और कहते हैं कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। भारत आज बात करता है अपने फौजियों की, भारत जो पिछले बहुत सारे अरसे से वहां पर जो कुछ करता आ रहा है और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट सामने आ रही है कि जिस बेदर्दी के साथ वहां पे कत्ल गारत किया जा रहा है, भारत उसकी बात करे। अगर इलेक्शन का मंशूर बनाना है तो अपने उन चीजों को सामने लेकर आकर माफी मांगी जाए जो इंटरनेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने की जिस तरह से खुलम खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि यह हरबा इस बार भारत का कामयाब नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने और जो पाकिस्तान के जो दीगर मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इसकी सख्ती से मजम्मत की है और उन्होंने यह कहा है कि भारत को इसका सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान पर किसी किस्म की कार्रवाई इसको जवाज बनाकर की गई। जी ज़ीशान, यकीनी तौर पे पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके बारे में गुफ्तगू की है, इसके बारे में बयान भी दिया है। अच्छा मुस्तफा साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, अमूमन हम देखते हैं जब भारत में इलेक्शंस हों तो या तो वहाँ पे मुसलमान जो अक़लियत है उसकी कमबख्ती आ जाती है, उनके साथ फसादात शुरू हो जाती हैं, कश्मीर में कुछ होना शुरू हो जाता है। हालिया दिनों में भी हमने देखा कि इसी तरह से ये वाक़या हुआ और इसके बाद बग़ैर किसी तहकीक के हिंदुस्तान ने अपना जो हमेशा से जिस तरह से वो करते हैं कि पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया, जम्मू में हमने देखा कि वहाँ पे लूट मार का एक सिलसिला शुरू किया गया, वहाँ पे इंडियन फोर्सेस को खुद कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा, वहाँ पर दुकानों को जलाया गया, गाड़ियों को नजर आतिश किया गया, एक पूरा माहौल एंटी मुस्लिम माहौल बनाने की कोशिश की गई। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया ने जो इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान इसमें मुलव्विस है और पाकिस्तान और जैश मोहम्मद की जानिब से इसकी कहते हैं जिम्मेदारी भी कबूल कर ली गई। ये तो एक मजाक बन गया हुआ है। पाकिस्तान में भी जो दहशतगर्दी की कार्रवाई होती थी उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कोई बंदा फ़ोन कर देता था और जिम्मेदारी कबूल कर ली जाती थी। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूँ कि आप इस वाक़े के नताइज देख लें और देख लें कि इसका बेनिफिशरी कौन है। क्या पाकिस्तान इसका बेनिफिशरी है? सऊदी शहजादे की पाकिस्तान में आमद है, तालिबान ख़ित्ते में तारीख़ी फ़ैसले होने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुताबिक हो रहे हैं। कश्मीर पे पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है। ये सारी चीज़ें अगर इस धमाके से पाकिस्तान को इनका फ़ायदा पहुंचता है तो मैं मानता हूं कि ठीक है, पाकिस्तान की फ़ौज और आईएसआई इसमें इन्वॉल्व है, जैश मोहम्मद ने उनके कहने पे धमाका करवाया। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों का पाकिस्तानी फ़ौज को या पाकिस्तान की एजेंसी को या पाकिस्तान की हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता तो इनका दिमाग तो ख़राब नहीं है कि इतने अच्छे माहौल में जबकि पाकिस्तान की हुकूमत एक आगे बढ़ रही है और जबकि फ़ौज और हुकूमत भी एक पेज पर है तो उसमें यह धमाका कराएं। और ना सिर्फ धमाका कराएं बल्कि जिस तंजीम के बारे में इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आईएसआई उसकी सरपरस्ती कर रही है, उस तंजीम से इसका एतराफ़ भी करवाया जाए कि ये हमने करवाया है। ये तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ की नफ़ी कर रहा है जिसमें वो कहता है कि वादी में जो मज़ामत हो रही है वो वहाँ की कश्मीरियों की अपनी आज़ादी अपनी मुफाहमत है। अगर जैश मोहम्मद से उसने एतराफ़ करवाना है तो इसका मतलब है कि वो अपने ही मौक़िफ़ की नफ़ी कर रहा है। तो मेरे ख्याल में कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है पाकिस्तान की फ़ौज पर या एजेंसी के ऊपर या हुकूमत के ऊपर जो है ये इल्ज़ाम लगाना कि वो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि कोई भी फ़ौज
कोई भी एजेंसी और कोई भी हुकूमत इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती कि अपने ही मौक़िफ़ की इसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं कि जो कि अपनी हुकूमत को वहां पर बचाना चाहते हैं। मैं तो एक स्टेप खुलकर बात करूंगा कि ये पाकिस्तानी एजेंसीज नहीं, ये उन एजेंसीज का काम है कि जिनके अपने मुफादात इन्वॉल्व हैं, और वो एक ही एजेंसी है, ये वही एजेंसी है। बिल्कुल राजा साहब, मैं यही कह रहा हूं कि इससे पहले माजी में भी छत्तीसगढ़ आप देखें, जब क्लिंटन की आमद थी उस वक्त भी इस तरह का धमाका हुआ गया था। अभी सऊदी शहजादे की पाकिस्तान में आमद है, तो इस सूरत में तो ये वाकया पेश आ गया, जबकि भारतीय इंतखाबात अपने सर पे हैं और साथ में भारत, जैसे कि आपने पहली अपने कमेंट्स में कहा था कि कई रियासतों में नरेंद्र मोदी को शिकस्त का सामना है, लेकिन एक और बहुत बड़ा चैलेंज, ये उनके घर थे जहां से उनको क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा, बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक और बहुत बड़ा चैलेंज उनका सामना है, वो ये है कि राजीव गांधी की साहबजादी जो है वो खुद इस इंतखाबात में लड़ रही है और वो एक नया चेहरा सामने आया है जिससे मोदी को इंतहाई खतरे से चाह रहे। और एक बात बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की सियासत ही एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान कैंपेन के ऊपर चलती है, और इसी के ऊपर उन्होंने इलेक्शन चलाना है। तो जो भी उन्होंने कोई कामयाबी हासिल करनी है, अगर हो सकती है उनको वहां पे वोट। अच्छा निशांत, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, भारत की जानिब से बहुत इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान भारत को तबाह करने का ख्वाब न देखे। नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इससे पहले हमने उड़ी वाक़या के बाद देखा कि एक सर्जिकल स्ट्राइक का भारत की जानिब से दावा भी किया गया, उसकी कुछ फुटेज भी सामने आई और ये कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर कुछ मराकज़ को निशाना बनाया गया है। आप समझते हैं भारत इस पोजीशन में उस वक्त था या अब है कि वो ऐसी कोई कार्रवाई सर्जिकल स्ट्राइक्स के नाम से कुछ कर सके? पाकिस्तान में भी आज की जो ताज़ा इत्तलात हैं कि हाई अलर्ट कर दिया गया है सरहदी इलाकों में। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के एक साबिक रहनुमा ने कहा था कि ये जो एटमी हथियार हमने बनाए हैं ये सिर्फ कुछ नुमाइश के लिए नहीं बनाए, ये एक पर्पस के लिए बनाए गए हैं। तो अगर भारत की ये अप्रोच है तो पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, वो जवाब देना भरपूर जानते हैं, और जिसका जवाब यकीनन जो राहिल शरीफ जो हैं, जो के साबिक आर्मी चीफ हैं, उन्होंने खुलम खुला एक एतराफ़ का एक बयान में कहा था। उन्होंने कहा था कि ये मोदी हो या कोई भी हो, हम अपना दिफा करना जानते हैं, हम जवाब देना जानते हैं। तो ये बात की जो सामने इन्वॉल्व कर दिया जाता है पाकिस्तान को, और ये धमकी दी जाती है धमाके की, और ये कोई नई बात नहीं है। हमने देखा कि अजमल कसाब के मामले में भी पाकिस्तान को जिस तरह से घसीटा गया, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के एक साबिक हुक्मरान जो हैं वो तो बिल्कुल ये जो है वो साबित करने पे बिल्कुल तैयार थे कि ये पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है। बहरहाल वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन जो बाद में इन्वेस्टिगेशन सामने आई वो ये बात साबित हुई कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था। तो भारत को हमेशा हर महाज पर ये एक शिकस्त का सामना करना पड़ा है, क्योंकि अगर हम असूल की बात करते हैं तो वो असूल पर सामने नहीं आ सकते हैं। तो ये अगर उनकी ये बात सामने आती है कि वो कुछ धमकी में जो उनके जो सुषमा स्वराज साहिबा जो हैं उनकी जानिब से भी अगर ये बात की जाती है, तो आई बिलीव कि हमारे इदारे जो हैं वो बिल्कुल मजबूत हैं और वो अपना दिफा करना जो है वो जानते हैं। जी निशान, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शरीक रहे पूरे प्रोग्राम में। नाजरीन, हमने मुख्तलिफ वाक़यात के ऊपर अपने यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स थे उनकी राय जानी, मुख्तलिफ जो ख़बरें थी उनको आपके सामने बयान किया। उम्मीद है आपको आज का सिग्नेचर टॉक पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम आप देख सकते हैं स्काई 766 और वर्जन मीडिया 839 पर। इसके अलावा हमारी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए भी हमारे प्रोग्राम तक रसाई हासिल की जा सकती है। अपने मेज़बान अहमद शाहीन को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि आने वाले दिन पूरी दुनिया के इंसानों के लिए अमन, सलामती और इस्तेहकाम का पैगाम लेकर आएँ। अल्लाह निगहबान।